आज हम बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक एसिड जो सा होता है, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एसिड बेस के साथ मिलता है और क्या बनाता है जी, साल्ट बनाता है और साथ में वाटर बन जाता है। ये दो चीज़ें बनाता है। एसिड क्या होती है, ठीक है ना। इस दौरान जब एसिड और बेस मिलकर, ठीक है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाला एसिड ले लेते हैं हम, HCl ले लेते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यानी कि NaOH के साथ मिलकर क्या बना रहे होते हैं, NaCl, साल्ट बना दिया और फिर प्लस साथ ही वाटर बना देंगे, ठीक है ना। हमें पता है कि जब एसिड आयोनाइज होता है, तो H+ आयन्स बनते हैं। जब बेस आयोनाइज होता है तो OH नेगेटिव आयन बनते हैं। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं इस तरीके से, तो क्या बन जाता है, H2O। इस दौरान, ठीक है ना, जब एसिड से H+ आयन्स निकलें और बेस की आयोनाइजेशन के बाद OH नेगेटिव आयन निकले, एसिड की आयोनाइजेशन के बाद H+ आयन निकले, बेस की आयोनाइजेशन के बाद OH नेगेटिव आयन निकले, और उन दोनों के कम्बिनेशन से बनने वाला वाटर मॉलिक्यूल जो सा होगा, प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है ना, इस दौरान जो उनसे एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, उस एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। जब एसिड से H+ आयन निकले, जब एसिड आयोनाइज होता है तो H+ आयन निकलता है, जब बेस आयोनाइज होता है तो हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है। H+ आयन और OH नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन होने के बाद वाटर का मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। जब वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है ना, तो उस दौरान जो उनसे एनर्जी रिलीज़ होती है सिस्टम से या फिर रिएक्शन से, ठीक है ना, रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उसी एनर्जी को कहते हैं हम, ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखें, द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H+ आयंस, व्हेन 1 मोल ऑफ H+ आयंस फ्रॉम एसिड से निकलेंगे H+ आयंस, एंड 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन निकलेंगे फ्रॉम बेस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। और ये दोनों आयंस जैसे ही कंबाइन होंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा फ्रॉम बेस, कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर बन गया है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है कि जिस पर रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 298 केल्विन हो, ठीक है ना। प्रेशर कितना हो रिएक्शन पर प्रेशर कितना लग रहा हो, 1 atm, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, ये देखें, ये चेंज है, चेंज इन इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये इस तरीके से जाहिर करेंगे, चेंज इन इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि जिस भी इंथैल्पी के टाइप की बात करोगे ना, उस टाइप के वर्ड का पहला लेटर डेल्टा H के बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और ये क्या जाहिर कर रहा है, ये डॉट सा, ये जाहिर कर रहा है ये जो सा रिएक्शन हो रहा है ना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या है 1 atm, और डेल्टा H का मतलब क्या है, ये चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है ना, समझ आ रही है। फिर उसके बाद ये जो सा प्रोसेस होता है, ये हमेशा
कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा एनर्जी रिलीज़ होगी। जब भी एसिड से एसिड की आयोनाइजेशन के बाद H+ आयन बनेंगे और बेस की आयोनाइजेशन के बाद OH नेगेटिव आयन बनेंगे ना, तो उन दोनों के कम्बिनेशन से बनने वाले वाटर मॉलिक्यूल, बनने वाला वाटर मॉलिक्यूल जो सा होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा ना, तो उस दौरान जो उनसे एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, वो एनर्जी किस में जाएगी? वो कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर HCl की बात करते हैं। HCl जो सा है, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है ना, तो तब सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है और फिर उसके बाद H2O यानी कि वाटर बनता है। इसी तरीके से आगे है जी, जब यही पर ले लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है ना, ये पोटाशियम क्लोराइड ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर HCl एसिड लिया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने KOH। इन दोनों के कम्बिनेशन के बाद पोटाशियम क्लोराइड बनेगा। ये लो जी, पोटाशियम क्लोराइड बन गया, साल्ट बन गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर बन गया H2O। ठीक है ना, तो इस दौरान सेम एनर्जी खारिज होगी। इस दौरान उनसे एनर्जी खारिज होगी ना, वो सेम ही एनर्जी खारिज होगी -57.4। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही एनर्जी खारिज होगी, -57.4। यह आ गया किलो जाउल पर मोल। इसी तरीके से इधर भी यही किलो जाउल पर मोल। ठीक है ना, ये सेम एनर्जी खारिज हो रही है, दोनों रिएक्शंस में सेम एनर्जी खारिज हो रही है। और ये वाला सवाल भी आता है कि क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के बाद, ठीक है ना, दो रिएक्शन हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। ठीक है ना, दोनों रिएक्शंस में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही इस्तेमाल किया है। तो उस दौरान एनर्जी रिलीज़ हुई है, और तो सेम ही क्यों रिलीज़ हुई है? ठीक है ना, डिफरेंट भी तो रिलीज़ हो सकती थी। इसकी वजह ये है, ये देखें, ये रिएक्शन है कि वाई इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्यों इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये वाली ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्यों कांस्टेंट आई है? ठीक है ना, इन दोनों रिएक्शंस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट क्यों आई है, वजह बताओ। ठीक है ना, ये वजह एक ही है। वो वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो सा होता है ना, और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड जो सा होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है। इनके फॉर एग्जांपल ये जो सा HCl है, अगर आपने HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आपने इसके 1000 मॉलिक्यूल्स लिए ना, तो यहाँ पर H+ और Cl नेगेटिव, ये दोनों आयंस भी कितने कितने बनेंगे? 1000 ही बनेंगे। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? अपने आप को मुकम्मल तौर पर आयोनाइज कर लेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सा मॉलिक्यूल होगा वो कम्प्लीटली आयोनाइज होने के बाद कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। इसी तरीके से CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, अगर आपने इसके 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं कि भाई जा तू आयोनाइज हो, तो फिर क्या होता है?
अगर आपने एसिटिक एसिड के 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अगर आपने एसिटिक एसिड के 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ना, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 13 मॉलिक्यूल्स ही आयोनाइज होंगे, यानी कि CH3COO नेगेटिव, फिर प्लस, फिर H प्लस। फॉर एग्जांपल CH3COOH है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 13 मॉलिक्यूल्स ही आयोनाइज हुए हैं, बाकी के आयोनाइज हुए ही नहीं है। यानी कि स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या करेगा, अपने आप को मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं करेगा। जब वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं करेगा तो कम आयन्स प्रोड्यूस होंगे, 13 ही ये प्रोड्यूस होंगे और 13 ही ये प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो भी कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है ना, जितने मॉलिक्यूल्स अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में इस्तेमाल करोगे ना, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग एसिड के आयोनाइज हो जाएंगे और रिएक्शन में कम्प्लीटली यूज़ हो जाएंगे। और ठीक है ना, जितने मॉलिक्यूल्स आप स्ट्रॉन्ग बेस के लोगे, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के दौरान कम्प्लीटली आयोनाइज होने के बाद कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है ना, जबकि जो सा स्ट्रॉन्ग वीक बेस होता है या वीक जो सा वीक एसिड होता है या फिर वीक बेस होता है, आप इसके सब जितने मर्जी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मॉलिक्यूल्स ले लो, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ थोड़े से मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल थोड़े से मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होने के बाद आपको आयंस में कन्वर्ट होंगे। जब थोड़े आयंस में कन्वर्ट होंगे तो जाहिर सी बात है का कंप्लीट आयोनाइज नहीं हुआ, कंप्लीट रिएक्शन में इस्तेमाल ही नहीं हुआ रिएक्टेंट, तो नतीजतन आयंस भी कम बनेंगे। जब आयंस प्रोड्यूस कम होंगे, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर जो सी ये इस पर चेंज आ जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी में चेंज आ लिखी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच कम्प्लीटली चेंज्ड विच कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड भी और स्ट्रॉन्ग बेस भी, ये दोनों चीज़ें रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाती हैं। इफ़ वी टेक 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब आप 1 मोल लें स्ट्रॉन्ग एसिड का, इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं वीक बेस ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं वीक बेस ले लेता हूँ, यानी कि वीक एसिड ले लेता हूँ, ये वाला CH3COOH, ये वीक एसिड है। यहाँ पर मैंने वीक एसिड ले लिया। आपको पता है कि इसके 13 मॉलिक्यूल्स ही आयोनाइज हुए हैं। जब 13 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए हैं तो ये 13 ही बने हैं। जब ये 13 ही बने हैं, ठीक है ना, तो 13 आयंस ही बने हैं हाइड्रोजन आयन के, तो ये जो उनसे 13 आयंस होंगे, ये 13 ही हाइड्रोक्सिल आयन से बने मिलेंगे। जब 13 हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ ये 13 हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे, तो 13 ही मॉलिक्यूल्स H2O के बनेंगे। तो नतीजतन कम एनर्जी खारिज होगी। एनर्जी क्या होगी? कम खारिज होगी। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एनर्जी खारिज हो रही है। इफ़ वी टेक 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब आप 1 मोल लो स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है ना, इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस। तो फिर ये 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल ही H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और बात नीचे लिखिए, जब आप 1 मोल ऑफ बेस लोगे तो ये भी इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। जब आप 1 मोल बेस का लोगे तो वो भी 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। और ये दोनों 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस और 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ये दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद 1 मोल ऑफ वाटर बना देंगे। यानी कि रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मुकम्मल तौर पर यूज़ हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पर यूज़ होने के बाद 1 मोल ऑफ H2O बना दिया। ठीक है ना। इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन, 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस एंड 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयंस आर कंबाइन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है ना। 1 मोल ऑफ वाटर बना दिया। फिर उसके बाद व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज़ फॉर्म्ड, जब 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड हो रहा है तो इट प्रोड्यूस -57.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी
खारिज ही होगी दोनों दफ़ा, दोनों दफ़ा सेम ही एनर्जी खारिज होगी, -57.4 किलो जूल पर मोल। ये देखें, मैं फिर से बता देता हूँ कि इधर, ठीक है ना, ये देखें इधर भी क्या है, इधर है जी HCl का हमने 1 मोल लिया, NaOH का भी 1 मोल लिया, ठीक है ना। ये Na जो सा है ना, ये यहाँ से निकलेगा और ये Cl के पास चला जाएगा, NaCl बन जाएगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। और ये H+ जो सा है ये इसके साथ OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पर H2O बन जाएगा, ठीक है ना। H2O बन जाएगा, H2O, यानी कि 1 मोल HCl ने 1 मोल H+ आयन प्रोड्यूस किए, 1 मोल NaOH, 1 मोल एसिड ने 1 मोल H+ आयन प्रोड्यूस किए, 1 मोल बेस ने 1 मोल ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस किए। नतीजे के तौर पर जो सा प्रोडक्ट बनी वो प्रोडक्ट भी 1 मोल ऑफ वाटर बन गई। तो इस दौरान जो सी एनर्जी खारिज होगी वो कितनी खारिज होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू -57.4 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से आगे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ पर HCl ही लेते हो और KOH ही लेते हो, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर भी आपने 1 मोल एसिड लिया, 1 मोल एसिड लिया और 1 मोल ही बेस लिया। 1 मोल एसिड ने 1 मोल H+ आयन्स प्रोड्यूस किए, 1 मोल बेस ने 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस किए। तो 1 मोल H+ आयन्स और 1 मोल OH नेगेटिव आयन्स आपस में कंबाइन होने के बाद 1 मोल H2O का मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेम ही एनर्जी खारिज होगी। जितनी ऊपर खारिज हुई है ना, जितनी ऊपर खारिज हुई है एनर्जी 1 मोल ऑफ H2O बनाने के दौरान, जितनी एनर्जी ऊपर खारिज हुई है उतनी ही एनर्जी नीचे वाले रिएक्शन में, जब 1 मोल ऑफ H2O नीचे वाले रिएक्शन में बनेगा ना, उस दौरान जितनी खारिज होगी वो भी इतनी ही खारिज होगी। डेल्टा H इज इक्वल टू -57.4 किलो जूल पर मोल। एनर्जी में डिफरेंस तभी आता, एनर्जी में डिफरेंस तब आता कि जब यहाँ पर 2 मोल बनते वाटर के, तो तब ये एनर्जी बढ़ सकती थी, ज़्यादा खारिज हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर चूँकि 1 मोल ही बन रहे हैं तो सेम ही एनर्जी खारिज होगी। ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है ना। डैट्स वाई, इसी वजह से डैट्स वाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ दोज रिएक्शन। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।